In this lecture, I will explain you about zero order reaction, इसका एग्जाम्पल, इसी का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट लॉ, इसी का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्दर डेरिवेशन जो कि पहुंचेगा रेट कांस्टेंट तक फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड देन आफ्टर ग्राफ इन बिटवीन concentration of reactant with time, then after half life period and graph between concentration of reactant versus T half, the symbol of half life period. Zero order reaction, those chemical reactions for which sum of the powers of the concentration of reactants in rate law expression is zero are called zero order reaction, है ना. जीरो ऑर्डर रिएक्शन किनको बोल रहे हैं? जिनका कंसंट्रेशन की पावर्स का सम रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर या रेट लॉ फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? जीरो होता है. उन्हें बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, H2Cl2 गैसेस का अल्ट्रावायलेट रेज में HCl बनाना ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है. यहाँ हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता. ऐसी कंडीशंस में रिएक्शन को बोलेंगे कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सिमिलरली, डिकम्पोजिशन ऑफ दिस अमोनिया गैस ऑन द प्लेटिनम सरफेस is also said to be zero order reaction because यहाँ पर भी रिएक्शन का होना, प्रोडक्ट का बनना इस रिएक्टेंट जो कि यहाँ अमोनिया है की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो ऐसी रिएक्शंस को जिनका रेट ऑफ रिएक्शन उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, such type of the reactions are said to be zero order reaction. रिएक्टेंट तो कम होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. बिल्कुल. कैसे? अगर आप किसी दीवार को गिराने की कोशिश करें तो दीवार नहीं गिरती है, रिएक्शन नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप थक जाएंगे, आपकी एनर्जी लॉस होगी, आपकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम होने या न होने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है. तो ऐसी कंडीशंस में उन रिएक्शंस को कहा जाता है दीज आर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एंड फॉर सच रिएक्शंस रेट लॉ हो जाता है रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट. दैट इज बिकॉज चूंकि जो भी रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन की पावर तो जीरो होगी और जिसकी वैल्यू 1 होती है. कैसे? देखिए, जैसे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट अमोनिया है तो हम क्या लिखते? R इज इक्वल टू के, R इज इक्वल टू के NH3 रिएक्टेंट की पावर 0, चूंकि तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तभी तो रेट लॉ ऐसे बनेगा. अब ये इसकी पावर 0 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1. तब क्या होगा? R इज इक्वल टू के इंटू 1. तो क्या बचा? R इज इक्वल टू के. तो दैट इज वाई दिस वन इज द रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. कंसीडर ए रिएक्शन, रिएक्टेंट, कैपिटल R रिएक्टेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं, गिव्स प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट मिलती है. अब यहां रेट लॉ कैसे बनेगा? चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, रेट इज इक्वल टू स्मॉल r मैं रेट के लिए ले रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट की दिस वन इज द कंसंट्रेशन की पावर 0, दिस इज द पावर एंड दिस इज एक्सपोनेंट्स. क्यों? चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक. बट अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट या डिफरेंशियल रेट क्या बनेगा? R इज इक्वल टू माइनस, चूंकि माइनस तो रिएक्टेंट के लिए यूज होता ही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, dr डेल्टा R चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम. दिस वन रेट ऑफ रिएक्शन, दिस वन इज आल्सो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ में दिस वन आ रहा है और एवरेज रेट में या डिफरेंशियल रेट में
दिस वन आ रहा है। तो इसका मतलब दिस रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू दिस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या बन गया, तो आर रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पुट कर रहे हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस डी आर अपॉन डी टी, डी टी या डी आर चेंज फॉर वेरी शॉर्ट चेंज के लिए ही डी आर या टाइम के लिए डी टी यूज करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू के आर की पावर 0 है ना। ये दिस वन अगेन व्हाट इज दैट, दिस वन इज द पावर। क्यों 0, क्यों, चूंकि ये 0 ऑर्डर हमने लिया है। फर्दर प्रोसीड करें तो r की पावर 0 है, किसी भी टर्म की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 की k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली k आएगा। अब इस dt को इस साइड ले आए हैं तो क्या बन गया, इधर माइनस डी आर और ये हो गया k इंटू 1 तो k था, मल्टीप्लाई dt तो k dt। फिर क्या किया, इस निगेटिव साइन को भी इस साइड ले आए हैं। जब निगेटिव साइन को इस साइड ले आएंगे तो बन जाएगा डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये जो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर आई है डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दिस डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो क्या बनेगा, तो डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर माइनस के, तो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, और डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, और दिस वन इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस आई। ओके, दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम टाइम 0 पर यानी इनिशियली शुरुआत में जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आर नोट मान रहे हैं, आर 0, यहाँ पर 0 ये कोई पावर नहीं है, ये आपको बता रहा है टाइम, ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है कि जब टाइम 0 था उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की थी आर नोट, इनिशियली दिस वाज 0 यानी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी इज इक्वल टू 0 अपने आप में क्या एक्सप्लेन करता है, इनिशियली शुरुआत में। अब इक्वेशन फर्स्ट में टी की ये जो टी है इसकी जगह पुट करेंगे 0 और आर को रिप्लेस कर देंगे आर नोट से। तो यहाँ क्या रह गया, आर नोट माइनस के और टी की जगह क्या पुट किया गया है 0 माइनस के इंटू 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। माइनस के इंटू 0 ये 0 हो गया है, इस तरह से क्या बचा आर नोट इक्वल टू आई या आई इक्वल टू आर नोट दिस वन। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है आर नोट। अब इसका क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आर नोट आई है इसको हम पुट कर रहे हैं यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में। जब इस इक्वेशन नंबर सेकंड में आई की वैल्यू पुट करेंगे एज ए आर नोट तो क्या बन के आएगा, दिस आर एज इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस के टी और आई की जगह बोला जाएगा आर नोट। लुक हियर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के टी, दिस वन माइनस के टी एंड प्लस आई होना था और आई की जगह पुट कर दिया है आर नोट, जो वैल्यू अभी फाइंड किया इनिशियली, दिस आर नोट यानी 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये जो कंसंट्रेशन है ये इस टाइम पर है जिस टाइम हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। मैथमेटिकली माइनस के टी जब इधर ला रहे हैं राइट से लेफ्ट में तो प्लस के टी हो गया, और ये आर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड पर्टिकुलर टाइम जब दिस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर नॉट माइनस आर, जो आप यहाँ देख रहे हैं के टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली 0 टाइम पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो यहाँ से अब अगर हम कांस्टेंट के फाइंड करें तो टी अपॉन में चला जाएगा, कांस्टेंट के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन ये टी चला गया है नीचे डिवाइड में। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड दिस वन बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि होती है आपकी ये क्या है, दिस वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इससे आप अगर कंपेयर करें तो क्या देखें, कंपेयर करने पर यहाँ ये क्या बनेगा, दिस ये हो गया है y। ओके, मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है कलर्ड लिख दिया है ताकि समझना आसान हो y।
तो दिस वन इज y। कंपेयर करें, दिख रहा है यहाँ पर r y की तरह, ये माइनस k दिख रहा है m की तरह, रेड से समझिए, और t दिख रहा है x की तरह, दैट इज पर्पल, एंड c ग्रीन दिख रहा है आपको इंटरसेप्ट r नोट c की तरह से। क्लियर? अब इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन में क्या होता है, दिस वन आप अगर देखें तो यहाँ पर आपका ये y एक्सिस है और दिस वन इज योर्स x एक्सिस। तो x एक्सिस पर क्या आता है x, और यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो x क्या बनता है t, तो यहाँ पर आ गया है t। ठीक, और y एक्सिस पर क्या आता है y, और कंपेयर करें y से, दिस इज ब्लूइश कलर, तो क्या आता है r, एंड दिस वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, चूंकि अब ये स्लोप को अगर देखें यहाँ पर m जो स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है, वो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ रही है माइनस में। जब माइनस में वैल्यू है तो वो अपवार्ड टू डाउनवार्ड चलेगा, टॉप से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट भी मौजूद है। इंटरसेप्ट आर नोट एज ए सी, जो यहाँ पर जहाँ से ऊपर का पोर्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्लोप, तो माइनस के इज द स्लोप m, तो यहाँ पर m दिस वन इज द स्लोप डाउनवर्ड एंड दैट इज द इंटरसेप्ट, दिस वन इज c। एक बार फिर बता रहा हूं जो बायो स्टूडेंट्स हैं, दिस y, तो y, दिस y क्या बन रहा है हमारा y, दिस y हमारा बन रहा है रिएक्टेंट। तो यहां पर पुट किया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक, दिस x क्या है हमारा, कंपेयर करें हम x को, तो यहां पर हमारा बनता है ये t, तो x की जगह पुट किया t। चूंकि स्लोप डाउनवर्ड है तो सॉरी निगेटिव है तो डाउनवर्ड है, और ये स्लोप m हमारा बन रहा है यहाँ पर माइनस के, तो ये माइनस के, और जो इंटरसेप्ट है c, जो यहाँ पर है इंटरसेप्ट ये c, ये हमारा बन रहा है यहाँ पर r नॉट। तो इस तरह से ये हम कंपेयर कर पा रहे हैं दिस इक्वेशन को, किससे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, है ना। इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ r है कुछ और नहीं है साथ में, तो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कर्व है, ग्राफ है। ओके, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। नाउ सम रिजल्ट्स फ्रॉम दिस डेरिवेशन। नंबर फर्स्ट, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 दिस वन दैट रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो तैयार किया है डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है? लुक केयरफुली, अगर यहाँ कुछ भी शुरुआत में कंसंट्रेशन थी, सपोज 10 मोल पर लीटर था और बाद में वो रह गया है 7 मोल पर लीटर, तब कुछ ना कुछ तो माइनस करके यहाँ पर आ ही रहा है। जैसे यहाँ पर आ रहा है 3 मोल पर लीटर। चूँकि यहाँ पे यूनिट मेंटेन रह रहा है, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि दिस रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इस इक्वेशन ए को देखें जो स्टार्टिंग में आ गया था कि माइनस डी आर अपॉन डी टी या डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के इंटू 1, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ इस इक्वेशन नंबर ए से? इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर इज independent, look here, independent to the concentration of the reactant। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर दिस ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस है ना, इसे स्मॉल r भी कहें, तो यहाँ कहीं पर भी इक्वल टू में रिएक्टेंट है ही नहीं। जब यहाँ पर रिएक्टेंट ही नहीं है तो उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं होगी। जब रिएक्टेंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यूनिट भी कहाँ से आएगा? जब यूनिट ही नहीं दिखाई देगा रेट सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, तब हम कह पा रहे हैं कि दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, यानी कि डज नॉट डिपेंड। फिर से समझें, दिस डेल आर अपॉन डेल टी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, नो रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो मेंशन ही नहीं हो रही है, तो इसी बिहाफ पर कह रहे हैं कि
rate of a reaction, this rate of reaction, look here, for zero order reaction का तो हम बात कर ही रहे हैं, is independent, not depend on the concentration of reactant. Is it clear? हाफ लाइफ पीरियड, वर्ड से क्लियर है, हाफ लाइफ पीरियड, जिसकी उम्र आधी हो, टी सफिक्स में हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं. द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ फ्रॉम इनिशियल इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड. तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हाफ लाइफ पीरियड किसे कह रहे हैं? कि वो टाइम जिसमें किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी शुरुआती कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, इसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड. इसका मतलब एट टी हाफ यानी हाफ लाइफ टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/2 रह गया है. जो हमने डेरिवेशन किया था रेट कांस्टेंट का इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दिस वन, तो यहाँ पर जो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है अब इस टाइम पर जो कि हमारा हाफ लाइफ पीरियड है, तो पुट कर दें, आर की जगह हम पुट कर रहे हैं दिस वन इन प्लेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टाइम की जगह पुट कर रहे हैं व्हाट इज दिस, टी हाफ. तो क्या बनता है, आर नोट एज इट इज माइनस आर की जगह हाफ आर नोट और टी बाई टी हाफ. ओके, तो ये अब ये फुल है, ये आधा है, फुल में से आधा गया तो क्या बचेगा, आधे बचेगा, दैट इज आर नोट माइनस हाफ आर नोट, क्या बचेगा 1/2 आर नोट, और अपॉन में तो ये टी हाफ है ही, दिस टी हाफ. तो यहाँ से क्या क्लियर होता है, यहाँ से देखें अगर हम लें टी हाफ को, टी हाफ इधर ले जाएं तो किधर आ जाएगा, क्या बना, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 जो के कांस्टेंट है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब 1/2 तो डिजिट होता है, कांस्टेंट ही रहता है, के कांस्टेंट है, तो यहाँ पर निकल के आता है टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ से क्या पता चला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है. अगर यहाँ इसका भी ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ क्या बन के आना चाहिए, तो क्या तैयार हो क्या है यहाँ पर, अगर हम टी हाफ को यहाँ ले लें एक्स एक्सिस पर और कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन को ले लें वाई एक्सिस पर, तो जैसे जैसे हाफ लाइफ पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा हो जाएगी. आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, कैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ ले लें एक्स एक्सिस पर और टी हाफ को आप यहाँ रिप्रेजेंट करें वाई एक्सिस पर, तब वही बात है, जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वैसे वैसे हाफ लाइफ पीरियड भी ज़्यादा होगा. दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर कर्व स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, तो ये जो हाफ लाइफ पीरियड है, फिर से बता दें, क्लियर हो रहा है, आधा हाफ लाइफ जितने टाइम में किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है, उस टाइम को आप कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड. यूँ भी कह सकते हैं जितने टाइम में रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो जाए और 50% बचा रह जाए, उस टाइम को भी आप कह सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड. क्लियर? तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए तीन बातें यहाँ निकल के आ रही हैं. पहली बात कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी तो वर्ड इंडिपेंडेंट यूज़ किया है. और तीसरी बात जो मैंने अभी बताई वो क्या निकल के आती है कि हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. दो चीज़ें डिपेंड करेंगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, हाफ लाइफ पीरियड एंड
कांस्टेंट के डिपेंड करेगा किस पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा किस पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। दैट्स क्लियर।